स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवस्थी क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कशन करेंगे कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सूट करेगा और आपको बिजनेस ओपन करने के पहले कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है फैक्टर बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कौन कौन से फैक्टर हमें ध्यान रखने हैं, कौन कौन से ऐसी जगह है जहां पर हमें फूंक फूंक कर कदम रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल और आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है आज का ये डिस्कशन, जो हमारे चैप्टर नंबर 2 का लास्ट डिस्कशन मैं आपसे कह रहा हूं। इसके बाद एक और टॉपिक बचता था, लेकिन ड्यू टू कोविड डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज की वजह से उसे इस साल 2020-21 के सिलेबस से कर दिया गया है ट्रिम, और उसका नाम है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। कि बिजनेस में से कौन सा बिजनेस, जो 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ लिए हैं, उसमें से कौन सा सेलेक्ट करना था। तो ये इस साल के लिए, मैं ये नहीं कहता कि सिलेबस से परमानेंटली उसे डिलीट कर दिया गया है, लेकिन ड्यू टू कोरोना वायरस डिसीज इस साल मतलब कि 2020-21 के लिए उसे ट्रिम कर दिया गया है। आपको नहीं पढ़ना है तो डेफिनेटली हम उसे नहीं पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना है, 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम लोगों ने चैप्टर में कर लिया है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उसमें हम लोगों ने 5 फॉर्म देखे और वहां पर देखा कि हर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे मेरिट्स और बहुत सारे डिमेरिट्स थे। सारे ही जो फीचर्स हैं वो किसी एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, कुछ एक में है तो कुछ दूसरे में है तो कुछ तीसरे में है, ऐसे करके अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और सबकी अपनी अलग अलग फीचर्स, अलग अलग स्पेशलिटी और वहां पर अलग अलग इंपॉर्टेंस। तो अब हमारे लिए जरूरी है कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, और आज आप बन जाने वाले हैं एक्सपर्ट, क्योंकि आज आप किसी भी पर्सन को, अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो फैक्टर बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखना है, ये आज आप जान जाएंगे। और अगर आप जान जाते हैं इस बात को, और आप अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस में हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। आज जानेंगे कि कौन सा बिजनेस कर सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के पहले के सारे बारीक पॉइंट जो है वो आपको बता दूंगा मैं। इसके बाद आप आज बन जाएंगे एक्सपर्ट। कल को अगर कोई बिजनेस वहां पर ओपन करने वाला है और वो जानेगा कि भाई ये तो कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो डेफिनेटली आप उसके बिजनेस को ओपन करने में आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं। मतलब 11th कॉमर्स में आते ही अब यहां पर मास्टर बन चुके हैं, और बिजनेस कैसे ओपन किया जाएगा, कौन कौन से फैक्टर ध्यान रखे जाएंगे, अब आप दूसरों को बताएंगे। सामने वाला भी सोचेगा भाई अकाउंट्स पढ़ते, बिजनेस स्टडीज पढ़ते, कॉमर्स पढ़ते भी तो कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन ये अपने फील्ड का बन चुका है मास्टर। तो अब आपके लिए है एप्रिशिएशन लेने का टाइम। इस वीडियो को गौर से देखिए, कौन कौन से पॉइंट है मैंने लिखे हैं, 10 पॉइंट्स, और इन 10 पॉइंट को समझने के बाद आप किसी भी पर्सन को बता सकते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, भैया रुको, पहले मेरी बात सुनो, मैं आपको टेक्निकल टर्म में बताऊंगा कि बिजनेस स्टार्ट करने के पहले आपको इन बातों का विशेष तौर पर, स्पेशली आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी बातें होती हैं। स्टार्ट करें इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और हम लोगों ने पढ़ा है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड गोज टुगेदर। जब भी कभी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें रिस्क का एलिमेंट होता ही होता है। बहुत सारा रिस्क बिजनेस में लेना ही पड़ता है, तभी बिजनेस हो पाता है। और हमने पढ़ा था कि रिस्क एंड रिवॉर्ड गोज टुगेदर बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है। रिस्क, बिना रिस्क बिजनेस नहीं हो सकता है, और बिजनेस से हम कभी भी रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने यह पढ़ा है कि हम बिजनेस रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, बल्कि मिनिमाइज कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है जो अपने अपकमिंग वीडियोस में हम देखेंगे, अपने अपकमिंग चैप्टर्स में देखेंगे। तो रिस्क एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाएगा जो भी हम अपने बिजनेस के लिए ले रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने वो स्टेप ले लिया है, आपने उस बिजनेस को ओपन कर लिया है, और अगर आपको लगता है कि आपका डिसीजन हो गया है गलत, तो या तो आपको हो जाने वाला है लॉस, या तो फिर आपका बिजनेस हो जाने वाला है बंद, क्योंकि आपने सारा ही फैक्टर्स डिटरमाइन नहीं किए थे पहले से, जो बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी थे। आज उन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और रिलैक्स वे में बिजनेस स्टार्ट करेंगे अगर हमें कभी फ्यूचर में बिजनेस करना होगा तो सबसे पहला नंबर पॉइंट लिखा है सेटिंग द लाइन ऑफ बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम किसी भी बिजनेस को अगर कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक बात और बता दूं आपको कि मैंने यहां पर पॉइंट लिखे हैं कि हमें बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद मैंने ये जो हेडिंग्स है इसके इंटीग्रल पार्ट को एक वर्ड में लिख रखा है, ताकि आपको क्लिक करे और आप आसानी से उस पूरे पॉइंट को कंप्लीट कर पाए। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है सिलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस। लाइन ऑफ बिजनेस का मतलब हो गया कि आप किस फील्ड का बिजनेस करना चाहते हैं। क्या आप वहां पर मेडिसिन का बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप वहां पर टेक्सटाइल, जिसे हम कपड़ा कहते हैं, कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप वहां पर ग्रोसरी का बिजनेस करना चाहते हैं? वहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या गुड्स को खरीद कर बेचना चाहते हैं? भाई दोनों तरीके से पॉसिबल है ना। अगर मैं गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं तो मुझे फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल, बहुत सारे वर्कर्स, फैक्ट्री मशीन, और उसमें फिर वहां पर प्रोसेसिंग होगी और फिनिश गुड्स बाहर निकलेगा, तो मैं मैन्युफैक्चरर बन जाऊंगा, मैं वहां पर प्रोड्यूसर बन जाऊंगा। इसके अलावा हम गुड्स को
बिना प्रोड्यूस किए, बिना मैन्युफैक्चर्ड किए भी बिजनेस कर सकते हैं। और मैं डिस्ट्रीब्यूशन चेन में मिडिल मैन का वहां पर रोल प्ले करूंगा, तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में या तो होलसेलर बन जाऊंगा या तो वहां पर मैं बन जाऊंगा रिटेलर, जो रेडीमेड गुड्स को खरीदते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं, फर्दर मूव कर देते हैं, तो इसे मिडिल मैन कहते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या आप गुड्स को परचेस करके सेल करेंगे। अब आपने डिसाइड कर लिया, तो आपको डिसाइड करना है कि वो कौन सा गुड्स है, वो कौन सा प्रोडक्ट है जिसे आप खरीदेंगे, बेचेंगे या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लाइन ऑफ प्रोडक्ट, मेडिसिन का बिजनेस करेंगे या टेक्सटाइल का बिजनेस करेंगे, कि कॉन्फेक्शनरी का करेंगे, कि स्टेशनरी का करेंगे, कि आप टॉयलेट जो आइटम्स होते हैं उनका बिजनेस करेंगे। तो बहुत सारे लाइन ऑफ बिजनेस है, उनमें से कौन सा बिजनेस आप करेंगे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसको देखने के लिए हमें करना होगा मार्केट का एनालिसिस। तो मैंने आपको पहले मतलब बता दिया है पॉइंट का, अब इसके इंटीग्रल पार्ट का एक स्मार्ट पॉइंट हमने लिया है, मार्केट एनालिसिस। इसका मतलब होता है कि हमें मार्केट को करना होगा स्कैन, मार्केट को करना होगा रीड, मार्केट की डीप जो ऑब्जर्वेशन है उसे हमें, थीम को समझना होगा, उसे हमें रीड करना होगा। और मार्केट एनालिसिस में हमें डिफरेंट वेज में, डिफरेंट एस्पेक्ट में, डिफरेंट व्यूज में चीजों को समझना होगा। पहले हमें देखना होगा कि जिस बिजनेस को हम करना चाहते हैं क्या मार्केट में उसके लिए कंडीशन फेवरेबल है। ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस करना तो चाहते हैं, जो लाइन ऑफ बिजनेस हमने सेलेक्ट किया है मार्केट में उसकी कंडीशन रिवर्स हो, उसकी डिमांड किसी वजह से कम हो रही हो, तो ऐसे बिजनेस में हमें हाथ नहीं डालना चाहिए। कंडीशन पुअर है मार्केट में उसकी, तो ऐसे जगहों पे नहीं डालना चाहिए हाथ हमें एक ऐसे बिजनेस की तरफ जाना चाहिए जो तेजी से आगे बढ़ रहा हो, उसके कॉम्पिटिटर्स कम हो, उस बिजनेस में आप कुछ नया कर सकते हो। क्योंकि जब आप नया लाइन ऑफ बिजनेस को जाएंगे तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आपको सोचना है कि भाई आप जो बिजनेस करने वाले हैं उसमें आपने ऐसा कौन सा फीचर ऐड किया है जिसकी वजह से कस्टमर कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट नहीं लेगा बल्कि आपका प्रोडक्ट लेगा। तो आपको इस बारे में सोचना है, आपको कुछ नया एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है और रेट कम कर देना है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको डिसाइड करने हैं। मार्केट में सिचुएशन क्या है, मार्केट में फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, मार्केट में हमारे टाइम और जो जिस टाइम पे डिमांड और सप्लाई होनी चाहिए थी क्या वो कंडीशन मीट आउट हो रही है। बहुत सारी कंडीशंस हैं और मैंने आपसे बार बार अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा है कि ड्यू टू कोरोना वायरस डिसीज ये जो टाइम चल रहा है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक के लिए ये बहुत ही एडवर्स टाइम है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मार्केट का एनालिसिस करना है, सारे सिचुएशन को रीड करना है और तब आपको डिसाइड करना है कि भाई हम प्रोडक्ट का बिजनेस करना चाहते हैं और फिर आपको सेलेक्ट कर लेना है लाइन ऑफ बिजनेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करेंगे और मार्केट को रीड करेंगे, मार्केट की सिचुएशन को भांप लेंगे कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 लिखा है स्केल और साइज ऑफ बिजनेस। अब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हम या तो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या तो परचेस करके सेल्स करेंगे। अब आपको देखना है कि आप जो बिजनेस करेंगे उसका स्केल या साइज क्या होगा, आप बिजनेस को कितने बड़े लेवल पर करना चाहते हैं। नॉर्मली बिजनेस को 3 लेयर सिस्टम में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वेरी स्मॉल लेवल पे, इसके अलावा मीडियम और फिर है लार्ज। तो आप बिजनेस को किस लेवल पे करना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है और ये टोटली डिसाइड कर सकते हैं हम अपने अंदर के जो मैनेजरियल एबिलिटी है उसको देखते हुए कि भाई मैं कितना बिजनेस संभाल सकता हूं, मेरे पास कितना फंड है जिस बिजनेस से मैं अपने फंड कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस कर सकता हूं, या मेरे पास अगर खुद का फंड नहीं है तो मुझे मार्केट से कितना फंड इजीली अवेल हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लोन और अदर सोर्सेज। तो आपको यह भी चेक करना होगा और आप डिसाइड कर पाएंगे बिजनेस का स्केल और बिजनेस का साइज कि भाई हमें इतने बड़े लेवल पर बिजनेस करना है, छोटे लेवल पर करना है या मीडियम लेवल पर करना है। हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो 5 फॉर्म्स देखे हैं उसमें यही चीज तो पढ़ाई गई है। उसमें बताया गया कि बिजनेस को बहुत छोटे लेवल पर करना है तो आप सोलो पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा करना है तो आप वहां पर पार्टनरशिप कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस करना है तो वहां पर आप कर सकते हैं एचयूएफ फैमिली बिजनेस। अगर आपको अपने मेंबर्स के साथ बिजनेस करना है तो आप कर सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, और बिजनेस को लार्ज वे में करना है, कोई लिमिट नहीं रखनी है तो आप कंपनी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आपके बिजनेस का साइज और बिजनेस का स्केल क्या होगा। यहां पर इंटीग्रल पार्ट लिखा अरेंजमेंट ऑफ फंड इन इजी वे। आपको किसी भी फील्ड में जाने के लिए बिजनेस का साइज या वहां पर स्केल डिसाइड करने के लिए आपको यह चेक करना है कि इसमें कितना फंड लगेगा और वो फंड जो लगने वाला है वो फंड आप मार्केट से कितने आसान तरीकों से ले सकेंगे। यहां पर इजी टर्म्स का मतलब है, इजी वे का मतलब है कि जो फंड का अरेंजमेंट है वो हमें मार्केट में, अगर मैं बात करता हूं कि आपकी रेपुटेशन मार्केट में, आपकी गुडविल, आपकी क्रेडिट मार्केट में बहुत अच्छी है और बहुत सारे लोग आपको पैसा उधार, जिसे हम बोरो कहते हैं, लोन कहते हैं, देने के लिए तैयार हैं। अब आपको पैसा उन लोगों से लेना है जिनकी टर्म्स कंडीशन बहुत लीनियंट होंगी, बहुत ईजी होंगी, क्योंकि लोन तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं लेकिन सबकी टर्म्स कंडीशन बहुत रिजिड है, बहुत टफ है कि आपको ये लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी, आपको इतने दिन में पैसा देना होगा। अगर ये लीनियंट है तो नॉर्मली होता ही है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज का पेमेंट हमें अपने लोन में करना होता है वो बहुत हाई होता है और हम लोन ले लेते हैं और लोन से ज़्यादा तो हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हैं, करना पड़ता है, हमें कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ फंडिंग ईजी वे, आपको जो भी फंड लेना है वो बहुत ईजी टर्म में मिलता हो, कुछ हाइड फैक्ट ना हो कि आपने लोन ले लिया
उस टाइम पता नहीं था, बाद में वो फैक्ट सामने आ गया तो आपके ऊपर ज़बरदस्ती का बर्डन आ गया। इन सब बातों को भी देखना है और आपको डिसाइड करना है बिजनेस का स्केल, आपका साइज़ क्या होगा और उसके लिए फंड आसानी से मिल पाएगा कि नहीं। इंटरनल फंड भी होते हैं, एक्सटर्नल फंड भी होते हैं। इंटरनल फंड मतलब आपके खुद के जनरेटेड फंड, एक्सटर्नल फंड जो आप बाहर से लेते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से फंड से आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे और वो फंड आपको इजी टर्म में कैसे मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ये तो हमारे चैप्टर का नाम है कि हमें बिजनेस जो करना है उसका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन से टाइप का हम सेलेक्ट करेंगे। आपने देख लिया कि भाई लाइन ऑफ प्रोडक्ट ये करना है, इसका साइज इतने बड़े लेवल पे करना है। अब इतने बड़े लेवल पे साइज में बिजनेस को मैं अकेले बिजनेस करूंगा, पार्टनर्स के साथ करूंगा, फैमिली बिजनेस करूंगा, मेंबर्स के लिए करूंगा, या बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे करने के लिए कंपनी का सहारा लूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट है। और इस पॉइंट में अब आपको चैप्टर के ही सारे जो हमने फॉर्म्स पढ़े हैं उनमें से आपको सारे फीचर्स, मेरिट डिमेरिट मैंने पहले पढ़ा दिए हैं, उन सबको रिकॉल करना है। अगर कोई बिजनेस खोल रहा है तो उसे भी सजेस्ट करना है कि भाई आपको जो बिजनेस करना है इसके ये फीचर हैं अलग अलग फॉर्म के। अब आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा है जो आपके सिचुएशन के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। और इसका इंटीग्रल पार्ट है वेरियस फैक्टर मस्ट बी नोन। जो इंटीग्रल फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 5 के 5 में, उनके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को देखकर अब आप बिजनेस की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने देख लिए कि पहला लाइन ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड कर लो, बिजनेस कितने बड़े स्केल पे करना है और कौन से फॉर्म के थ्रू आप एंट्री लेना चाहते हैं कि सोल प्रोप्राइटर शेप की, एचयूएफ की, जो भी आप चाहते हैं। तो ये है हमारे लिए पॉइंट नंबर 3। अभी पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट। आप किस जगह पे मार्केट में अपने बिजनेस को सेट करना चाहते हैं, किस जगह पे बिजनेस सेट होगा। लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बिजनेस के लिए। बिजनेस नॉर्मली लोकेशन जो होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए, मतलब कि एक ऐसी जगह पे बिजनेस होना चाहिए जहां पे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हो, लोग इजी वे में वहां पर आ सकें, लोग अपनी कार को पार्क कर सकें, लोग वहां पर आपके बिजनेस में आकर स्पेस हो। बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ती है अगर हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। लोकेशन के बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूं तो मैं बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन लोकेशन के बारे में आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। पहली, लोकेशन होनी चाहिए सुटेबल प्लेस में, और ये लोकेशन बिजनेस के नेचर और बिजनेस के जो काम करने का तरीका है, जिसे हम नेचर ही बोलेंगे, उसके हिसाब से सेट होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो बिजनेस अगर आप आउटसाइड सिटी भी बनाते हैं, फिर वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर हो जाए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिजनेस में फैक्ट्री लगाने के लिए आपको शहर सिटी के बाहर ही फैक्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट से भी मिलेगा परमिशन, और आप भी चाहेंगे कि बाहर लगे और आपके बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स, मशीनरीज आती रहें और आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि आप बिजनेस कर रहे हैं कि आपको गुड्स को खरीद के फिर परचेस करना है, सेल्स करना है, तो ऐसे केस में आपका बिजनेस मार्केट के अंदर, सिटी के अंदर होना चाहिए। थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको सिनेमा हॉल खोलना है, आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए मूवीज देखने की व्यवस्था करना चाहते हैं, और आप इसे शहर से 50 किलोमीटर दूर खोल देते हैं, तो वहां पर कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं अपने घर के आसपास में कि भाई एक ऐसी जगह पे हम जाएं जहां पर हम मूवी देखें वीकेंड्स में, और उसके बाद में वहीं कहीं रेस्टोरेंट हो, वहां डिनर कर लें और घर आ जाएं। अब रेस्टोरेंट भी वहां पर पास में होना चाहिए। नॉर्मली हम जब अपने सिटी से कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं, कभी हम किसी दूसरे प्लेस में जाते हैं ट्रैवल करने, तो रास्ते में मोटेल्स होते हैं, जिसे हम ढाबास कहते हैं। अभी ढाबा होते हैं वो शहर के अंदर नहीं होते, वो शहर के बाहर होते हैं, नॉर्मली हाईवेज में होते हैं, तो उनके लिए वो होती है सुटेबल प्लेस। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है लोकेशन को सेलेक्ट करने में। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपने पंचर की दुकान खोल ली है और आपने वो दुकान खोल ली है 10 फ्लोर की बिल्डिंग है और 10th फ्लोर में खोल ली है, तो ये सुटेबल प्लेस यहाँ पर भी नहीं है। सुटेबल प्लेस पंचर की दुकान के लिए भाई ग्राउंड फ्लोर में होनी चाहिए थे, वहाँ पर आप हर चीज़ के पंचर बनाते थे, 4 व्हीलर, हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल, 2 व्हीलर, तो लोग आसानी से अपनी कार पार्क कर सकें, अपनी बाइक पार्क कर सकें और आप उसके पंचर को बना सकें। तो सुटेबल प्लेस होना चाहिए। कौन जाएगा 10th फ्लोर में? कोई नहीं जाएगा। तो हमें बिजनेस को सेट करने के लिए लोकेशन, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत अच्छा बिजनेस अगर किसी गलत लोकेशन में सेट हो जाता है तो बिजनेस की इंपॉर्टेंस वहां पर खत्म हो जाती है। इसलिए आपने इतना अच्छा बिजनेस सेलेक्ट किया है, आपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया है, तो डेफिनेटली अच्छा लोकेशन बिजनेस की रिक्वायरमेंट को जो पूरा करता हो उसे सेलेक्ट करके बिजनेस स्टार्ट करना है। और इसके लिए पॉइंट लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकेशन में आपको ध्यान इस बात का भी रखना है कि जो लोकेशन आपने सेलेक्ट की है उस लोकेशन में बिजनेस के हिसाब से आपको रॉ मटेरियल, आपको लेबर, आपको टेक्नोलॉजी आसानी से वहां पर अवेल हो जाए। हम बात करते हैं कि भाई हमें कॉटन फैक्ट्री लगानी है, तो मेरे हिसाब से गुजरात चले जाइए आप। गुजरात में वहाँ पे अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, और भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं जहाँ पर कॉटन काफ़ी मात्रा में वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो पैदा कर
चाहते हैं तो आपको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाएगा, उस कॉटन के लिए काम करने के लिए वर्कर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर थीम ये है कि आप जिस जगह पे भी अपना बिजनेस सेटअप करते हैं उसके हिसाब से वहाँ पे मैन पावर, जिसे हम वर्कर्स कहते हैं, और मटेरियल की ईजिली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आपका बिजनेस सही लोकेशन में माना जाएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों ने जान लिया है। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 5 में, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि अब बिजनेस को आपने डिसाइड कर लिया कि लोकेशन ये होगी, ये बिजनेस होगा, ये वाले फॉर्म से होगा, ये लाइन ऑफ प्रोडक्ट होगा। अब आपको चाहिए पैसा, बिजनेस तो पैसे से ही होगा ना, और बिजनेस को पैसा मैंने आपसे कह दिया कि 2 टाइप्स का हो सकता है। पहला आपका खुद का, जिसे हम ओनर्स फंड कहते हैं, दूसरा बोरोवर फंड जो आपको उधार मिल सकता है। और मैंने आपसे कहा है कि बोरोड फंड जो होता है वो आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होता है। मार्केट में रेपुटेशन अच्छी थी, आपने पहले भी कई बार लोन लिए थे, आपने उसका पेमेंट टाइम पे किया था, आपने सही तरीके से मैनेज किया था, सब चीज़ें जो कमिटमेंट थी आपने टाइम पे पूरी की थी, तो मार्केट से आपको ईजी वे में लोन मिल जाएगा और आप बिजनेस को कर सकते हैं। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास खुद का पैसा नहीं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप बिजनेस कर सकते हैं और मार्केट से फंड रेज कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी आपसे कहा कि जो बिजनेस का स्केल और साइज है, इसके हिसाब से आपको फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जितना बड़ा बिजनेस आप करेंगे, आपकी फंड की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा होती जाएगी, और आपको डिसाइड करना है कि भाई हम कितने बड़े लेवल तक के फंड को संभाल सकते हैं। अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसका हम प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको ही जाननी है। बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप उनसे रिजल्ट देख सकते हैं कि आप कितने दिनों में पेमेंट कर पाएंगे। और ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आप फंड की रिक्वायरमेंट लेंगे। सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा कहां से मिलेगा, मैंने आपको बता दिया। ओनर्स फंड होगा या बोरोड फंड होगा। अगर आप कंपनी खोलना चाहते हैं तो आप शेयर को इशू करके पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में फैमिली के रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकते हैं। पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर बनेगा वो अपने साथ कैपिटल लेके आएगा। तो आपने डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सेलेक्ट करना है और हम कैसे फंड ले सकते हैं। ये हमारे लिए पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 6 लिखा है फिजिकल फैसिलिटीज। फिजिकल फैसिलिटीज का मतलब है कि अब हमें लगाना है, जैसे आप देख पा रहे हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल एसेट। अब भाई बिजनेस करने के लिए आपको फिजिकल चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले अगर आपने फैक्ट्री का सेटअप सोचा है तो फैक्ट्री के लिए लैंड चाहिए, फिर उसमें आप फैक्ट्री बनवाएंगे, फैक्ट्री में शेड लगवाएंगे, बड़े बड़े वहाँ पे रूम्स बनवाएंगे, और उसके बाद उसमें मशीनरी सेट करेंगे। अभी मशीनरी लग गई, वहाँ पर आपने बड़ा सा गेट लगवा दिया, चारों तरफ बाउंड्री वॉल करवा दिया। ये सब बिजनेस के लिए फिजिकल रिसोर्सेज हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने फंड तो अरेंज कर लिया। अभी फंड अरेंज के बाद में उस फंड को खर्च करना है ना। तो फंड कैसे खर्च होगा, तो बिल्डिंग बनेगी, फैक्ट्री बनेगी, मशीन लगेगी। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन चाहते हैं तो आप फॉरेन से भी मंगाते हैं। नॉर्मली हम जापान को, चाइना को, इन सबको, यूरोप को आगे रखते हैं टेक्नोलॉजी में। तो हमने बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन वहाँ से मंगवा ली है, उनमें पैसा लगा है। अब उस मशीन से आप गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आपको गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल होगा उसके लिए पैसा चाहिए होगा। नॉर्मली होता क्या है, बिल्डिंग का सेटअप करने के लिए, प्लांट मशीनरी का सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए आपको फंड की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो होती एक बार है, क्योंकि फैक्ट्री तो एक बार बन गई तो लंबे समय तक चलेगी, मशीनरी एक बार लग गई तो लंबे समय तक चलेगी। तो वहाँ पर एक जो लंबा अमाउंट चाहिए हमें, उसे हम कहते हैं कि रिक्वायरमेंट फॉर फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब कि एक बार लग गया, उसका बेनिफिट हम कई साल तक लेंगे, उसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। लेकिन वहीं गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करना है। मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ कि हम वहाँ पर टेक्सटाइल का मार्केट लगाना चाहते हैं, तो हमें रॉ मटेरियल के फॉर्म में कॉटन चाहिए होगा, हमें थ्रेड चाहिए होंगे। ये रॉ मटेरियल है जो आपको बार बार चाहिए होगा। गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर आप गुड्स का फिनिश गुड्स हो जाएगा, फिर आप लाएंगे, फिर खरीदेंगे, फिर बनाएंगे, फिर बेचेंगे। तो आपको जो बार बार रिक्वायरमेंट है फिक्स कैपिटल में, करंट कैपिटल की, इसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, जो वर्क में कैपिटल लगी हुई है। तो दोनों ही तरीके की कैपिटल आपको देखना है, जिसे हम फिजिकल फैसिलिटीज कहते हैं। और रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल एसेट्स बिजनेस के लिए जरूरी है, क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा तब तो हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, तब तो हम बिजनेस कर पाएंगे। यहां पे फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब जो है रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल एसेट्स में, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप वहां पे कुछ सर्विसेज रेंडर करते हैं, तो उस सर्विसेज को देने के लिए भी कुछ ना कुछ वहां पे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज। और उन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट आप कैसे पूरी करेंगे, इस बात का ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा कंपोनेंट ऑफ एंड कमिटमेंट ऑफ वर्कफोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कमिटेड वर्कफोर्स हमें चाहिए है और वो कंपोनेंट होना चाहिए। अभी कंपोनेंट का मतलब हो गया कि कंबाइंड होना चाहिए। किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमें वहां पे
चाहिए होंगे लेबर या वर्कर या एम्प्लॉय, और ये बिजनेस के नेचर और बिजनेस के साइज के हिसाब से कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं, कौन सा लाइन ऑफ प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, उसके हिसाब से वर्कर्स का हम अपॉइंटमेंट करते हैं, वर्कर्स को सेलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमें नॉर्मली 2 टाइप्स के वर्कर चाहिए ही चाहिए होते हैं, एक जो टेक्निकल वर्कर्स होते हैं, दूसरे जो नॉन टेक्निकल होते हैं। इसे हम दूसरे टर्म्स में कहते हैं कि स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर। तो दोनों ही टाइप के वर्कर आपको चाहिए ही होंगे बिजनेस करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि जितने ज़्यादा अच्छे आपको वर्कर्स चाहिए, जो टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा होगा, उनके अंदर में मैनेजरियल क्वालिटीज़ होंगी, तो वो उतना ही ज़्यादा आपसे सैलरी की पेमेंट डिमांड करेंगे। और जितने प्रोफेशनल्स आप एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे उतना ज़्यादा आपको सैलरी का पेमेंट करना है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस करना है, हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स या आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए तो आपको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी सैलरी के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में। ये आपको देखना है कि भाई आपके पास कितना है और आप उसमें से कितना अफोर्ड कर सकते हो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने में। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपने एम्प्लॉयज़ या वहाँ पर वर्कर्स तो रख लिए, इसके साथ में आपको वर्कर्स को टाइम पे इंकरेज करने के लिए, उनकी साइकोलॉजी को रीड करने के लिए मोटिवेटर भी रखने पड़ते हैं, जो वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं। क्योंकि वर्कर्स एक ही जगह पे काम करेंगे ना तो वो उस काम को करते करते इरिटेट होने लगते हैं, ऊब जाते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे, मोटिवेटर रखते हैं और मोटिवेटर वर्कर्स को बूस्ट करते रहते हैं। ये बात मोटिवेटर हमेशा अपने वर्कर से कहता रहता है कि भाइयों बहुत सारा काम हमें करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन करना है। जब ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में ज़्यादा सेल्स होगी, ज़्यादा सेल्स होगी तो फैक्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो अल्टीमेटली उस प्रॉफिट, जो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो हम सबको बढ़ी हुई सैलरी, बढ़े हुए बोनस, इंसेंटिव के फॉर्म में हमको मिलेगा। तो वर्कर्स के एफर्ट को उनके ही बेनिफिट से जोड़ देने वाले पर्सन को हमें वहाँ पर मोटिवेटर नाम दिया गया है, जो वर्कर्स को मोटिवेट करता रहेगा। इसका ध्यान भी आपको रखना है जब आप वहाँ पर कमिटेड वर्कफोर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट लेआउट। अभी प्लांट लेआउट का मतलब हो गया कि आपको यहां पर प्लांट और मशीनरी का सही अरेंजमेंट करना है, उन्हें सही जगह पे सेट करना है। मैंने आपसे अभी कहा कि मशीनरीज एक बार आती हैं बिजनेस में, लंबे समय तक चलती हैं। मशीनरीज का साइज बहुत बड़ा होता है। अगर आप फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो मशीनरी आएगी बिजनेस में। नॉर्मली अगर आपका छोटा बिजनेस भी है तो बिजनेस में जो काउंटर लगा हुआ है, जो रैक्स हैं, वो एक बार सेट हो गए हैं। कई सालों के बाद आपको लगता है कि इसका डिजाइन चेंज कर देना है, इसका प्लेस चेंज कर देना, तो वो आप करते हैं। लेकिन नॉर्मली बहुत लंबे टाइम तक वो उसी शेप में लगा रहता है। तो आपको अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स करना है। आपको पहले तो उस एसेट्स को परचेस करना है बिजनेस के लिए और उसे सही प्लेस में अरेंज करना है, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपसे कहा टेक्सटाइल में, अब शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक मशीन लगेगी जो सिर्फ उसकी मेजरमेंट करेगी, दूसरी मशीन में हम उसे कटिंग करेंगे, तीसरे में हम उसकी स्टिचिंग करेंगे, चौथे में हम उसको प्रेस करेंगे, पांचवें में उसकी पैकिंग करेंगे, फिर हम लेबल करेंगे, फिर वो मार्केट में बॉक्सिंग के थ्रू जाएगी बिकने के लिए। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर अरेंजमेंट में मशीनरीज लगी होंगी और उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते रहेंगे। इसे हम असेंबली लाइन कहते हैं कि एक फैक्ट्री है जिसमें हर वर्क जो है प्रोसेस होकर निकलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके बिजनेस में जो भी प्लांट है, जो भी मशीनरीज हैं, उसका हम फिजिकल अरेंजमेंट एंड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सही वे में कर रहे हैं और सही मशीनरी परचेस करके लाए हैं कि नहीं लाए हैं। बिजनेस की रिक्वायरमेंट, आपकी लार्ज स्केल बिजनेस आप करना चाहते हैं और आपने एक ऐसी मशीनरी लाई है जो बहुत कम धीरे वर्क करती है, मतलब कि उसका जो आउट प्रोसेस है वो धीरे है, मतलब जो वर्किंग प्रोसेस है वो कम है, मीडियम बिजनेस के साइज के है हिसाब से है। तो आपको यहाँ पर बड़ा बिजनेस करना है तो बड़ी मशीनरीज की तरफ फोकस करना होगा, उनका अरेंजमेंट करना होगा और इसे हम कहते हैं प्लांट लेआउट। प्लांट मतलब यहाँ पर मतलब है कि हमारी जो मशीनरीज होंगी उनके बारे में फोकस करना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जो पॉइंट नंबर 9 है, लिखा है टैक्स प्लानिंग। अभी टैक्स प्लानिंग का मतलब हो गया कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे टैक्सेस का पेमेंट करना है, जीएसटी का पेमेंट करना है। हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर हमें एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी देखना पड़ता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब चीजें हैं, इसके बारे में हमें कितना पेमेंट करना है, हम जो बिजनेस करेंगे उसमें कितनी टैक्स की लायबिलिटी आएगी, इस टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट हम कर पाएंगे गवर्नमेंट को, अपनी कमिटमेंट को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम टैक्स को अच्छे से समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना है बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले। और लिखा है कि नो द टैक्स लायबिलिटी, कितना टैक्स आपको पेमेंट करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको इसके पहले टैक्स के बारे में पढ़ लेना चाहिए और बिजनेस स्टार्ट करना है इसके बाद में। तो टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स प्लानिंग करनी है कि कैसे आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, उन स्कीम्स को फॉलो करके आप टैक्स की वहाँ पर सेविंग भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी और उसको देखने के बाद आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। और फिर लास्ट है पॉइंट नंबर 10, सेटिंग अप द एंटरप्राइजेस। अब आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं का मतलब ये है कि डायरेक्ट आपको रिबन नहीं काट देना है बिजनेस का। बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं का मतलब बहुत क्लियर है कि आपने जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, जो कि नॉर्मली मैंने आपको लास्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे हम कंपनी कहते हैं, मैंने आपको वहां पे बताया
कि भाई बहुत सारी लीगल लेंदी और एक्सपेंसिव प्रोसीजर करना पड़ता है, लीगल वे में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के प्रिपेयर हो जाने के बाद ही आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है आपको अश्योर हो जाना है कि आपने सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए हैं। आपने किसी ऐसे बिजनेस को करने का तो नहीं सोच लिया जो लीगली रिकग्नाइज नहीं है, वो इलीगल बिजनेस है। तो इन सब चीज़ों को चेक कर लीजिए, आराम से चेक करिए। और जब आप चेक कर लेते हैं तो आपको यही ध्यान रखना है इस पॉइंट में कि सेटिंग अप द एंटरप्राइजेज, कंप्लीटिंग द लीगल फॉर्मेलिटीज करने के बाद में अब आप रिलैक्स हो जाइए। अब आप बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हैं और आप कैपेबल हैं और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बुलाइए और काट दीजिए रिबन। और ये है हमारे पास जो हमने पढ़ लिए कि फैक्टर बिफोर सेटिंग द बिजनेस, स्टार्टिंग द बिजनेस। तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हमें बिजनेस को सेट करने के पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप सीख गए हैं, दूसरे बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे, बहुत छोटी उम्र में आप एक्सपर्ट्स बन सकते हैं, एक्सपर्टीज आपको मिल चुकी है। जाइए लोगों को बताइए और वहां पर वाहवाही लूटिए उनसे कि भाई आप भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले लोगों को बता सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के साथ फिर से मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।